नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की इस श्रृंखला में हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो सही मायने में हीरो हैं, नायक हैं, नायिका हैं। फिल्मी सितारों को हम पहचानते हैं, आसमान के सितारों को भी हम पहचानते हैं, पर हमारे घर परिवार और आसपास जो सितारे हैं उनको नहीं पहचानते। तो मेरी एक कोशिश है कि हम उन सितारों से भी आपको रूबरू कराएं। और आज के श्रृंखला में हमारे साथ हैं मेरी छोटी बहन प्रतिभा मिश्रा। तो प्रतिभा मिश्रा से मैं आपको मिलवाऊंगा, कैसे हमारी मुलाकात हुई, कैसे हम मिले और कैसे ये ज़िंदगी की जंग को लड़ रही हैं जीतने के लिए। वो सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। प्रतिभा बहन, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। अच्छी तो आप हैं। आप प्रतिभा बहन ये बताओ, आपकी हम लोग जब पहली बार वैसे तो आप फेसबुक फैमिली से जुड़ी हुई थी। हाँ। हम लोग पहली बार आपने मतलब हम लोग मिले कैसे? आपने कैसे ढूंढा मुझे? भैया मैं आपकी कहानियाँ सुनती थी तेज चैनल पे। फिर मुझे लगता था ये संजय सिन्हा कौन है, इतनी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो एक दिन हस्बैंड के फेसबुक पेज पे किसी ने आपकी कहानी शेयर करी, तो भैया ने कहा ये देखो मिल गए तुम्हारे संजय सिन्हा, अब इनको तुम फॉलो कर लो। फिर मैं तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। तो आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर रही थी। हाँ और आपने मुझे एक बार फ़ोन भी किया था। हाँ भैया, फरीदाबाद से। वो बहुत बुरा दिन था वो। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो कोरोना में मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पहले दिल्ली में एडमिट थे। फिर उनको दिल्ली के हॉस्पिटल वालों ने बोला कि पेशेंट आपके सीरियस हो रहे हैं, इनको हो सकता है रात में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। कौन सा साल था ये? 2020 वाला या 21 वाला? सेकंड फेज 21 वाला। सेकंड फेज वाला। हाँ मुझे याद है, वो बात बिल्कुल याद है ना। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आनन फानन में ढूंढा, तो किसी ने बताया फरीदाबाद में हॉस्पिटल है, माधव हॉस्पिटल, आप वहाँ ले जाओ। फिर मेरे इन लॉज गए वहाँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात करके आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वेंटिलेटर है, रेमडेसिविर है, और अगर आप डोनर दे देंगे तो प्लाज्मा भी चढ़वा देंगे। तो रातों में ही हम लोगों ने उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। बहन, इस बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि वो कोविड का पीरियड था और बहुत से हमारे परिजन जो थे उसके शिकार भी हुए। और बहुत ही मतलब अवसाद भरा समय था वो। 2021 का सेकंड फेज़ मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। आपने मुझे जब फ़ोन किया था तब हमारे जो बहनोई थे, मतलब आपके हस्बैंड जो थे, वो अस्पताल में भर्ती थे। वो एक लंबे संघर्ष की कहानी है, उसको बहुत विस्तार से सुनना चाहूँगा। कोविड का जो पीरियड था सेकंड फेज़, जब आपको ये मालूम हुआ कि कोविड हो गया, तो घर में क्या परिस्थितियाँ आपको दिख रही थी? कैसा लग रहा था कि मतलब क्या फील होता था कि ये जो है सो मतलब एक बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो जाने जा रहा है? नहीं भैया, हमको एकदम नॉर्मल लगा। सुबह सुबह जैसे बादाम सब लोग खाते हैं, मैंने बादाम खाया। मैंने कहा कि इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, लग रहा है मेरे को कोरोना हो गया है। तो मिश्रा जी कहने लगे कि तुमको कोरोना कैसे हो सकता है, तुम तो घर में रहती हो। मैंने कहा हो सकता है आपको हुआ हो। कह रहे नहीं, मेरे को हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, अब तुरंत चल के टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराए तो दोनों लोग पॉजिटिव थे। आपको भी था और उनको हाँ भी था? उनको भी था। सेकंड फेज़ की बात है। हाँ सेकंड फेज की। फिर जैसे ही मतलब वहाँ हम लोग तुरंत की तुरंत दवा भी लेके आए। जैसे लोग कहते हैं लापरवाही करते हैं तब ऐसे होता है, तुरंत दवा लेके आए। शाम को हॉस्पिटल गए, सारे टेस्ट कराए। हॉस्पिटल ने टेस्ट में बोला कि ऐसा कोई सीरियस नहीं है, आप लोग घर पे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है। अगर इनकी ऑक्सीजन लेवल आप दोनों में से किसी की भी 94 से कम हो तो आप हॉस्पिटल आ जाना। तो जब उनकी ऑक्सीजन लेवल 94 हुई तो उन्होंने कई जगह, मतलब हॉस्पिटल उस टाइम सारे भर चुके थे, कई जगह बात करी, कहीं पे नहीं हुआ। फिर आरएमएल हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि आप अगर पेशेंट आ जाएगा तो हम हो सकता है थोड़ी देर में सीट दे पाएँ। तो सुबह वो 10 बजे के लगभग एम्बुलेंस से खुद ही चल के गए एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस तुरंत मिल भी गई उनको। और क्योंकि वो भैया पहले खुद ही एक हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे, उनको इन्फेक्शन भी हॉस्पिटल से ही हुआ था। वो इंजीनियर थे और जिस हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे वो कोविड हॉस्पिटल था डेडिकेटेड। तो उनको इन्फेक्शन भी वहाँ से, उन्होंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस वगैरह की उन्होंने फैसिलिटी दे दी। आरएमएल में ही एडमिट हो गए। सुबह ले गए थे 10 बजे और रात में शाम को 4:30 बजे तक लगभग वो एडमिट हो गए। फिर हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहे और सब कुछ नॉर्मल था। मेरी सिस्टर से बात होती थी, डॉक्टर से बात होती थी, इन लॉज आए हुए थे, वो लोग भी बताते हैं कि सब ठीक है। उनसे दिन में कई बार बात होती थी फ़ोन में। फिर एक दिन शाम को अचानक उनका फ़ोन आया, कह रहे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बचूंगा नहीं। मतलब उन्होंने हॉस्पिटल से फ़ोन करके हाँ आपसे ये बात कही? हाँ। तब कौन से हॉस्पिटल में थे वो, दिल्ली में? आरएमएल हॉस्पिटल में। आरएमएल में थे वो, और उन्होंने आपको फ़ोन पर ये बात कही थी। मतलब ऐसा क्यों लगा उनको कि वो नहीं बचेंगे? एक्चुअली भैया क्या होता है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। जब उनको वॉशरूम जाना होता तो ऑक्सीजन निकाल के जाना पड़ता था। वो तब तक जब तो ऑक्सीजन लगी है आप ठीक हैं,
जब वो ऑक्सीजन निकाल के वॉशरूम गए तो उनको फील हुआ कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं बच्चों ने कह रहे थे मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आया हूँ वॉशरूम से, और अब मैं पानी वानी कुछ नहीं पीऊँगा, मैं वॉशरूम नहीं जा पाऊँगा, अब मैं बचूँगा नहीं, कैसे भी करके यहाँ से निकालो तुम हमको। तो मैंने अपने देवर को फ़ोन किया कि भैया ये तो ऐसे बोल रहे हैं। तो उनका नहीं, आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। फिर वही हम लोग, क्योंकि 2 दिन से हम लोग लगातार हॉस्पिटल ही ढूंढ रहे थे, लेकिन ये छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन वहाँ पे फिर किसी ने बताया फरीदाबाद में हॉस्पिटल है, मैं बात हो गई, आप पता जाओ। आरएमएल में मतलब क्या ट्रीटमेंट नहीं? आरएमएल वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो पेशेंट आपका हो सकता है रात तक सीरियस हो जाए, और हमारे पास इस समय आईसीयू बेड नहीं है और वेंटिलेटर नहीं है, आप कैसे भी करके इंतजाम करो। ऑक्सीजन पे थे वो? हाँ, ऑक्सीजन पे थे। उनका कैसे भी करके आप इंतजाम करो या वर्स्ट केस के लिए तैयार रहो। तो अब जब डॉक्टर, मैं आपको रोक करके इसलिए बताना चाहता हूँ, इस बात को कहना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि कोविड का जो वो फेज़ था, बहुत सारे घर परिवार में अवसाद की कहानियाँ छोड़ कर गया है वो। और हम आज उस बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो जो कठिन दौर था, जो कठिन परिस्थिति थी जिससे प्रतिभा मिश्रा गुजरी है, हम चाहते हैं कि वो कठिन संघर्ष का जो दौर था उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। लोग समझें कि किस बहादुरी, किस शिद्दत से उस दुख, उस अवसाद, उस शोक को इन्होंने जिया है और उसका सामना किया है। आप बता रहे थे कि आरएमएल ने मना कर दिया कि हमारे पास वेंटिलेटर और आईसीयू बेड नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मरीज थे उस समय, बहुत समय पूरा भरा हुआ था, देश भर के मरीज जो थे, लोग थे, मतलब मरीज परेशान थे। हाँ जी जी। तो फिर वो माधव हॉस्पिटल किसी ने बताया, तो पहले इनको ले जाने की वजह, मैंने कहा पहले जाके आप पता करो, ऐसा ना वहाँ जाके आप पता करें वहाँ पे भी कोई बेड ना मिले। तो हमारे देवर गए, वहाँ बात हुई, डॉक्टर से भी उन्होंने मेरी बात कराई। डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास वेंटिलेटर है, आईसीयू बेड है, और हम रेमडेसिविर इंजेक्शन भी है, लगवा देंगे आपको, और डोनर मिल जाएगा, प्लाज्मा भी चढ़वा देंगे, आप पेशेंट लेके आ जाओ। तो मैंने फिर वही देवर को बोला कैसे करो भैया, पहले आप इनकी फ़ीस जमा करा दो, ऐसा ना हो कि जितनी देर में आप इनको लेके जाएं, क्योंकि यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, वो बेड ऑक्यूपाई हो जाए, फिर हमको ना यहाँ के रहेंगे हम, ना फिर वहाँ के रहेंगे। तो वो उनको फ़ीस दे के चले आए और फिर एम्बुलेंस लेके यहाँ से लेके गए उनको वहाँ पे, वहाँ एडमिट कर दिया। ट्रीटमेंट जो कर रहे थे, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे भैया, फाइल में देखा तो कुछ तो मेरे को गड़बड़ समझ में आई, क्योंकि फाइल में बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मैनिपुलेशन कर रखा है। पेशेंट की जो फाइल होती है, जो बनती है, उसी समय में आपने शायद मुझे फ़ोन किया, ऐसा मुझे लग रहा है। भैया मैंने सुबह आपको फ़ोन किया था। हुआ था ये कि डॉक्टर को पता था कि फॉल्ट उसका है, तो हम लोगों ने जैसे पुलिस कंप्लेंट करी, तो वो चाहता था कि समझौता कर लें हम लोग उसके साथ, कुछ आगे बात ना बढ़े। नहीं, तब तो जब आपसे मेरी बात हुई तब तो मिश्रा जी मेरे ख्याल से ठीक थे। नहीं भैया, तब नहीं थे। तब वो हुआ यूँ था कि मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे उन्होंने दबाव डालना शुरू किया। आरएमएल से मुझे फ़ोन किया था, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने तब कहा था कि तबीयत ख़राब हो रही है उनकी बहुत, क्योंकि आपने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मुझे। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने भैया नेक्स्ट डे आपको भेजी थी कि मुझे लगा कि भैया शायद कुछ कर पाएँ, और लोग जो आरएमएल जा रहे हैं एटलीस्ट वो लोग अब आरएमएल ना जाएँ। ओके, ठीक है ना। तो वो सुबह क्या हुआ, तो वो लोग हमारे पर दबाव डाल रहे थे कि या तो आप समझौता कर लो या फिर हम मरीज का पोस्टमार्टम करेंगे। काफ़ी मतलब पहले तक तो वहाँ ठीक था माहौल, जैसे मैं पहुँची वहाँ का माहौल अचानक बदल गया। पहले जो 2 पुलिस वाले थे, अचानक 8-10 गाड़ियाँ पुलिस वालों की आ गई, और काफ़ी उन लोग हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे थे। फिर यही कि पोस्टमार्टम होके रहेगा। मैंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो नहीं होता है, कोरोना वाला पेशेंट का पोस्टमार्टम क्यों होगा। तो मैं समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूँ उस टाइम पे कुछ, मतलब फिर मेरे को अचानक पता नहीं कैसे आपकी याद आई, ये भगवान का वो रहा होगा। मैंने आपको कॉल किया, भैया प्लीज़ किसी को भेज दो जो मेरी मदद कर सके इसमें। तो आपने तुरंत मेरी मदद करी, किसी को भेजा। तब तक जैसे 10-15 मिनट तो लग जाता है ना आने में, तो मुझे सब फिर भी समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे रोकूँ इन लोगों को। तो मैं एम्बुलेंस के आगे जाके बैठ गई कि अब आगे एम्बुलेंस नहीं जाएगी जब तक कि कुछ फैसला नहीं होता, पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम की बात तो मतलब थी ही नहीं। नहीं, तो मैंने भी पुलिस वाले को यही बोला कि पोस्टमार्टम थे, वो पोस्टमार्टम करना, वो पोस्टमार्टम करना ही नहीं चाहते थे भैया। सिर्फ वो दबाव बना रहे थे हमारे ऊपर कि आमतौर पे जनरल पब्लिक पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहती है, तो इस तरह दबाव बना ले कि या तो आप समझौता कर लो या पोस्टमार्टम हो जाए। समझौता किस तरीके का? कि हम हॉस्पिटल के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं डालेंगे, गलती हॉस्पिटल की है लेकिन हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं डालेंगे, या तो फिर आप पोस्टमार्टम। किस तरह की गलती आपको लगता है कि हुई थी? पहली गलती तो हॉस्पिटल ने झूठ बोला हम लोगों से कि उसके पास वेंटिलेटर है, उसके पास कोई वेंटिलेटर वगैरह था ही नहीं। दूसरा, जब उसको हॉस्पिटल पता लग गया कि मरीज़ सीरियस हो रहा है, उसके बाद में उसने रेफ़र नहीं किया। उसने जब वो पेशेंट श्रिंक करने लगता है तो उस टाइम पे उसने आनन फानन बिना हमसे कोई कंसेंट लिए, बिना हमको कुछ बताए उनको उतारा, उनका बाईपैप लगा तो बाईपैप निकाल दिया, ऊपर से नीचे लेके आया और एक नॉर्मल एम्बुलेंस में डाल के उसने दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया।
बोला कि हमारी बात हो गई, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि बिना ऑक्सीजन के कैसे लेके जाएं तो मरीज अभी को। मैंने कहा 2 मिनट में आप पहुंचोगे, मुश्किल से 200 मीटर दूर हॉस्पिटल है, जबकि वो हॉस्पिटल कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। बिना ऑक्सीजन के मरीज को ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब एक सीरियस मरीज को आपने बिना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये बता के कि आप उस हॉस्पिटल में जाओ, हमारी बात हो गई, बेड मिल जाएगी। जिस हॉस्पिटल में पहले थे वहाँ से उन लोगों ने ऑक्सीजन मतलब प्रोवाइड नहीं करके भेजा उनको, हाँ। और जिस हॉस्पिटल में गए उन्होंने ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस नहीं भेजा। नहीं, फिर जिस हॉस्पिटल में गए उसने बोला कि मेरी तो उस हॉस्पिटल से कोई बात ही नहीं हुई, ना मेरे पास कोई आईसीयू बेड है ना कोई वेंटिलेटर, आपको गलत भेज दिया गया है। और हमसे तो ये बताया कि हमारे उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, आप जाइए वहाँ तुरंत आपको एडमिट कर लेंगे, हमारी बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और है मेरे मन में कि आपने बताया कि आपको भी कोविड, आप भी पेशेंट थे उस समय, तो क्या आप पेशेंट रहते हुए सारा कुछ कर रही थी? हाँ भैया, वो तो करना था। घर में कौन कौन लोग थे? मैं थी और मेरे 2 बच्चे थे। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? एक बेटा मेरा अभी 12th में है, बड़ा वाला बीटेक कर रहा है, उस टाइम छोटा वाला 9th में था, और बड़ा वाला इसमें जेई की तैयारी कर रहा था। मतलब वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा हाँ। था वो। तो 4 लोग थे आप लोग, और पूरा सब कुछ आप खुद देख रही थी? हाँ भैया, सब मैं खुद ही कर रही थी, क्योंकि और मतलब उस टाइम पे मैं, क्योंकि खुद भी कोरोना था, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन था, तो मैं कोई कुछ बताता तो मैं भूल जाती थी, ब्रेन फॉग हो जाता है ना कोरोना में। तो मैंने अपना कॉल परमानेंट मतलब फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था कि कोई भी मेरे को कुछ बता रहा है, मैं भूल जा रही हूँ, तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन के समझ सकूँ कि इसने मेरे को क्या बताया था, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जैसे लोगों से कांटेक्ट करते तो कोई कहता उससे बात कर लो, इससे बात कर लो, तो ये ऐसा कर लो, वैसे तो सारी कॉल्स मैं उस टाइम लगातार रिकॉर्ड कर रही थी। आपको कब लग रहा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है? वही जब उन्होंने रात को मेरे को कॉल किया तभी मेरे को लगा कि हाँ, अब मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। उनको लगता था कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये हॉस्पिटल चली आएगी, बच्चे घर पे अकेले रह जाएंगे। छोटे बेटे की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनके सामने ही वो खून की उल्टी कर रहा था, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि ये चली आए और बच्चों को कुछ हो जाए। वो मतलब क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को भी कोरोना था। ओह, ये मतलब सब पूरे पे एक बार सबको हो ही गया था कोरोना। तो कोरोना ने एक तरह से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया, उथल पुथल तो ये मच गई। पलट गया सब कुछ, तो जो कहते हैं ना अपसाइड डाउन, वो हो गया सब कुछ हमारे साथ। हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या हुआ अस्पताल में? फिर वो मैं हॉस्पिटल, वही बता रहे हैं भैया, उन लोगों ने तो धोखेबाजी करी हमारे साथ। हॉस्पिटल उस दूसरे में लेके गए, उसने कहा हमारे को ना कोई टाई अप है ना बेड, आप पेशेंट वापस लेके जाओ अपना, हम नहीं रखेंगे पेशेंट को। इनकी ऑक्सीजन लेवल 30 पहुंच चुकी थी तब तक। फिर ये लोग तुरंत फिर वापस लेके आए उसी हॉस्पिटल में। का तब उसने बोला कि ठीक है, अभी जब तक मैं वेंटिलेटर का अरेंजमेंट करता हूँ मरीज को, तब तक हम ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये ऊपर लेके गए उनको आईसीयू में, सारे मतलब उनको वहीं पे वैसे ही छोड़ दिया, सारे डॉक्टर सारे नर्स सब हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, और मेरे देवर जा रहे थे ऊपर, तो ऊपर से डॉक्टर नीचे उतर रहा था, ये जाने लगे ऊपर, तो उनको रोक दिया, बोला कि नहीं आप ऊपर नहीं जा सकते, मरीज का इलाज चल रहा है। फिर भी ज़बरदस्ती करके वो ऊपर गए, जाके देखा उन्होंने कि मिश्रा जी पड़े हुए हैं बिस्तर पे, कोई मास्क वगैरह और कोई जो वायर वगैरह लगे रहते हैं आईसीयू में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो एक सफाई कर्मचारी घूम रहा था, उसको बुला के पूछा इनको क्या हुआ है, कुछ लगा नहीं रखा है। तो उसने आके उनकी नब्ज़ देखी और बोला कि ये तो ख़त्म है। तो उसने हमें ये बताया तक भी नहीं कि ये ख़त्म है। वो हॉस्पिटल सारे मरीज वगैरह छोड़ के वो लोग भाग गए, सब लोग हॉस्पिटल छोड़ के। वो बहुत बुरा दौर था और बहुत कठिन परिस्थिति थी, पूरे देश के सामने एक परिस्थिति थी। और मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग थे जिनकी साथ दुर्घटना हो गई और आपके साथ हुई। पर आज जो इंटरव्यू मैं आपका स्पेशली आपके साथ करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, वो उसके पीछे एक बहुत ख़ास मकसद है कि आपने उसके बाद ज़िंदगी का सामना अकेले अपने दम पर किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें। अभी उस टाइम पे तो ये कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या करना है। अब कुछ दिनों तो 1-1.5 महीने तक तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद लगा कि अब सबसे पहले तो उनका मुझे क्रियाकर्म करना है। उस टाइम कोरोना के टाइम पे तो कोई मतलब तैयार ही नहीं था कुछ करने के लिए, और कोई दूसरे आपके घर परिवार से आ भी नहीं सकता था। आ भी नहीं सकते थे। फिर हम लोग खुद ही इलाहाबाद चले गए थे। उसके बाद उनके अस्थि कलश लेके संगम में वो सब किया, लेकिन फिर ससुराल वालों ने कहा कि अभी नहीं करेंगे, इनका क्रियाकर्म करेंगे हम लोग, वो जो पितृपक्ष आता है तब। लेकिन मुझे बड़ी बेचैनी हुई थी, मुझे लगा अब जो आज ये हाल है कल पता नहीं क्या हाल हो, कल मैं ना रहूं तो बच्चे तो ना बाप का कर पाएंगे ना माँ का कर पाएंगे। तो मुझे मतलब काफ़ी उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा
फिर फाइनली उनका हमने वो करवाया वहाँ से, फिर हम लोग वापस दिल्ली आ गए। चारों लोगों को कोविड जब था तो ये कैसे आप लोगों को लगा? उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी इसलिए उनको नहीं एडमिट नहीं करना भैया, पड़ा? नहीं भैया, उनकी सिम्टम बिल्कुल भी नहीं थे। उनको सिम्टम सबसे पहले मुझे ही आए जब तो हम आप लोग, नहीं एडमिट हुई, वो एडमिट हुई? हाँ वो क्या हुआ, जब हम लोगों ने वहाँ जाके वो एक्सरे वगैरह कराया तो एक्सरे में उनका ज़्यादा इन्फेक्शन था, मेरा कम था। तो जो दवाइयाँ वगैरह दी हम लोगों ने ली, डॉक्टर ने यही इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी आप घर पे रहो, ऑक्सीजन लेवल आप में से जिसका भी लो होता है तो वो एडमिट हो जाना। तब वो घर में ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे लगातार? हाँ लगातार चेक कर रहे थे हम लोग। तो कितना लेवल था उनका उस वक्त जब वो हॉस्पिटल गए थे? तो 94 था उस टाइम। 94 तो इतना बुरा नहीं था? नहीं इतना बुरा नहीं था। फिर वही आरएमएल में भी वहाँ कोई डॉक्टर वगैरह देखने नहीं आते थे मरीज को। मेरे उस पास समय की स्थिति ही ऐसी हो गई थी, मतलब हाँ। डॉक्टर जो थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे। वो और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उस सीसीटीवी कैमरा से ही मॉनिटर करते थे। कोई मतलब अनरेस्ट में पेशेंट दिखाई देता था तो वहाँ से वो गेट से सिस्टर आके पूछ लेती थी। क्यों मैंने एक वीडियो, उन्होंने वीडियो एक शूट किया था वहीं पे लेटे लेटे बेड पे, तो एक वीडियो था कोई महिला हल्ला मचा रही थी तो वो शायद वो अपने घर वालों से बात करना चाह रही थी। तो सिस्टर आई, वो भले पीपी किट पहना था लेकिन वो उसके वार्ड के गेट से ही पूछ के क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो। फिर वहीं से पूछ के कोई आता नहीं था, मरीज के पास कोई आता नहीं था। सफाई कर्मचारी लगातार आते थे, यही लोग साफ़ सफाई ये सब करते थे, और जो खाना देने वाले आते थे वो आते थे, और मरीज के पास कोई नहीं आता था। उस संघर्ष को आपने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से जिया। और मिश्रा जी हमारे बीच नहीं हैं और उनसे मेरी मुलाकात डेफिनेटली होती, क्योंकि वो होते तो हमारे किसी न किसी उस पर फंक्शन में जरूर आते, आते। वो ज़रूर मुलाकात होती है उनसे। आपने मुझसे उस घड़ी में बातचीत की। उस हादसे के बाद जब मिश्रा जी नहीं रहे, आपने ज़िंदगी को कैसे शुरू किया? आपकी बीमारी कब ठीक हो गई? आपको लगा कि इलाज के बिना ही ठीक, मतलब अपने आप ठीक होती चली गई, आपने अपनी परवाह ही नहीं की उसके बाद? ये अपनी परवाह करने का मतलब अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला उस बस अपने टाइम पे। आप ठीक ही हो गए आप? हाँ, उसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ से गए हैं तो मम्मी के घर चली गई मैं, अपने कुछ दिनों तक मम्मी के साथ रही। मम्मी मतलब अपने मायके चले मायके चली गई। मेरा मायका और ससुराल दोनों इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में? हाँ प्रयागराज में, क्योंकि मम्मी की मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो मुझे लगा मम्मी के पास चले जाएं, क्योंकि ससुराल में तो सब लोग हैं, मम्मी पापा मेरे अकेले रहते हैं, और मम्मी का भी मन था कि मैं उनके साथ रहूँ। मेरी बीमार हूँ तो मेरी अच्छे से देखभाल कर पाएंगी मम्मी। फिर तो आप उसके मम्मी 1-1.5 महीना हम लोग वहाँ पे रहे। जब यहाँ कोविड कम हो गया तो ये शुरुआत तो यहीं से फिर से करनी थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो फिर हम लोग फिर वापस आ गए यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, तो क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ कि वो थे CSR, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में CSIR है वहाँ पे थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए डेपुटेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में आ गए थे, और दिल्ली गवर्नमेंट में वही हॉस्पिटल का देख रहे थे, तो उसमें उनको कोरोना हो गया। तो मेरे को 2-2 डिपार्टमेंट से लगातार कभी एक दिन इसके पास जाना, कभी एक दिन उसके पास जाना, काफ़ी भागदौड़ को। उसी टाइम पे हॉस्पिटल से भी निपटना था मेरे को। अब मेरे साथ अन्याय हुआ तो मुझे तो न्याय चाहिए। तो वहाँ पे मतलब उन दिनों तो मतलब भैया कुछ होश ही नहीं रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस जो कुछ भी सामने आता था, जैसा भी मेरे को समझ में आया था, बस एक एक काम निपटाती ही जा रही थी बस। खुद अपने आप ही फैसले ले रही थी हाँ, आप? हाँ। क्योंकि कोई किसी से मिल नहीं सकता था, कोई घर परिवार के लोग आपको एडवाइस करने के लिए भी नहीं थे। जब और फिर भैया ऐसी परिस्थिति में आपको क्या चाहिए वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। भले मतलब डिसीज़न लेने में दिक्कत तो होती है, लेकिन आप क्या चाहते हो दूसरा आदमी उसको नहीं समझ पाएगा, वो आपको कुछ और समझाएगा। जैसे मैं हॉस्पिटल के ऊपर ही केस करना चाहती थी, तो ज़्यादातर जितने भी वेल विशर्स थे सबने कहा कि मत पड़ो चक्कर में, कोर्ट कचहरी वाला चक्कर ठीक नहीं होता, परेशान हो जाओगी। आज तक कभी कोई हॉस्पिटल की गलती नहीं निकाला, डॉक्टर्स की इंक्वायरी करते हैं, गलती कहाँ निकलेगी, बस तुम परेशान होगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे याद है आपने मुझसे फ़ोन पर ये भी कहा था बाद में कि भैया मुझे जो गलत हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए और मैं उस गलत को छोड़ूंगी नहीं। हाँ नहीं भैया, जी ही नहीं सकते। आपके साथ गलत हो जाए, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाओ, वो भी इतनी बड़ी गलती, तो मेरे तुम औरों का नहीं कह सकती, लेकिन मैं नहीं जी सकती थी इस चीज़ को छोड़ के कि हाँ चलो कोई बात नहीं जाने दो। तो मैं क्या किया फिर भैया देखिए, क्योंकि वो रसूखदार लोग हैं, और मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी थी, उसका कुछ नहीं हुआ। बस ये हुआ कि इंक्वायरी, FIR लिख ली थी? नहीं FIR नहीं लिखी थी, खाली कंप्लेंट थी। बोला FIR हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं लिखा जाता, पहले मेडिकल इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के लिए आपके पेपर भेज दिए। 4-5 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर हमने PMO में कंप्लेंट डाली, हरियाणा मेडिकल काउंसिल में डाली, नेशनल मेडिकल काउंसिल में डाली, ह्यूमन राइट कमीशन में डाली। ये सब कुछ आप अपने आप कर रही थी? हाँ, मेरा छोटा भाई मेरी हेल्प कर रहा था लगातार, लेकिन करना सब कुछ मुझे था। आखिर सब कुछ मेरे साइन से ही आगे बढ़ना है। दूसरे आदमी ह्यूमन राइट कमीशन में तो उसने कर दिया था खुद ही,
क्योंकि उसने बहुत पहले ही उस चीज़ को कर दिया था, मुझे पता भी नहीं, तो उसने मुझे बताया कि बहन तुम्हारी तरफ से मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में कर दिया है, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन में कोई भी किसी के लिए कंप्लेंट कर सकता है, उसके लिए प्लेंटिफ का होना जरूरी नहीं होता है। तो उन्होंने ऐसे कर दिया। कहीं किसी डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया? नहीं, कोई एक्शन लिया। सबसे पहले एक्शन लिया ह्यूमन राइट कमीशन ने। उन्होंने बोला कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक इंक्वायरी सेटअप करी फरीदाबाद में। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो ह्यूमन राइट कमीशन को इंक्वायरी रिपोर्ट यही दे सकते हैं कि एक मेडिकल नेग्लिजेंस की इंक्वायरी होना चाहिए, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, आप यही। तो वही हुआ, उन्होंने फिर एक मेडिकल नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल मान रहा था कि मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है। हाँ, उन्होंने माना था वहाँ पे पलवल में एक गवर्नमेंट कॉलेज वो है जो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि हम बस मेडिकल नेग्लिजेंस की इंक्वायरी करा सकते हैं और हम कुछ नहीं करा सकते आपके लिए। उनका ठीक है, आप वही डाल। पुलिस ने कुछ नहीं किया आपके लिए? पुलिस ने कुछ नहीं किया भैया। फिर उसके बाद पीएमओ में भी क्योंकि हमने कंप्लेंट डाली हुई थी, तो वहाँ से भी इंक्वायरी आई। जब 2 जगह से इंक्वायरी आई, उसके बाद वहाँ इंक्वायरी शुरू, नहीं तो पहले वहाँ इंक्वायरी हो ही नहीं रही थी, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था हॉस्पिटल में जहाँ इंक्वायरी होनी थी नेग्लिजेंस बोर्ड की। तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी आई, फिर लगातार जैसी हियरिंग होती हैं बार बार जाती थी मैं। और क्योंकि हम लोग मेडिकल के फील्ड के तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है हम लोग को। आप वैसे हाउसवाइफ है? हाँ भैया। तो ये मिश्रा जी के दही रहने के बाद आपका यह संघर्ष जो है, बाहर की दुनिया से आपका पहली बार साहब का हो रहा था, पाला पड़ रहा था। हाँ। और आप ये सब कुछ देख पा रही थी कि किस तरह का संसार है, किस तरह के लोग हैं। हाँ भैया, ये है, बहुत तरह के लोग मिले, अच्छे लोग मिले। ये नहीं कहूँगी कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब बहुत लोगों ने बहुत मदद की, बहुत लोगों ने मेरे को बहुत टाइम दिया। आपकी जगह कोई दूसरा होता तो बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूँ जिनके घर में ऐसा हादसा हो गया, वो बैठ गए कि ठीक है भगवान की यही मर्जी थी, ऐसा कह करके। पर आपको मैंने नोट किया है कि आप लगातार 2021 से इस संघर्ष को जी रही हैं और इस संघर्ष के खिलाफ आप मतलब संघर्ष कर रही हैं कि वो जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, उसके खिलाफ आप लड़ रही हैं। तो क्योंकि भैया मेडिकल नेग्लिजेंस कभी हम लोगों ने समझा नहीं था, तो मैंने पहले समझा कि आखिर इसकी इंक्वायरी होती कैसे है। तो उसमें ये समझ में आया कि जो शिकायत करता है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। अब कोई भी शिकायत करता हो जो मेडिकल फील्ड का नहीं है, वो कैसे प्रूव कर देगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। आप मेडिकल की टेक्निकल उसमें तो आप जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे करना है इस चीज़ को। तो मैं रोज़ रात में जैसे दिन भर का काम निपटा के 11 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाती थी और दुनिया भर के जर्नल्स पढ़ती थी मैं, कि मुझे कैसे भी करके ये प्रूव करना है कि हॉस्पिटल की गलती थी। तो वहाँ पे भी मतलब पढ़ते रोज़ 1:30-2 बजे रात तक मैं रोज़ करती हूँ। इवन मैं नोट्स बनाती थी, जैसे स्कूल वाले बच्चे नोट्स बनाते हैं। इंक्वायरी से पहले मैं जैसे नेक्स्ट इंक्वायरी से पहले मैं नोट्स बनाती थी कि मुझे वहाँ ये सवाल रेज़ करना है, अगर वहाँ से कोई सवाल आता है तो ये जवाब देना है। जर्नल में से पढ़ के नोट्स बनाती थी, लेकिन ये सोच के रखा था कि जो सामने बैठे हैं वो एक्सपर्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना है। ये लोअर कोर्ट का मामला था या ह्यूमन राइट का? ये भैया पहले तो नेग्लिजेंस की इंक्वायरी ही सबसे मुश्किल काम वही होता है। वहाँ से जब तक क्लियर नहीं होता, ना आप FIR करा सकते, ना किसी कोर्ट में जा सकते। अच्छा, वहाँ तक आपने मतलब आप पढ़ करके इंटरनेट पे पढ़ करके कि मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, ये वैलिड पॉइंट्स हैं। हाँ, आपने मतलब एक बिल्कुल अच्छे विद्यार्थी की तरह। हाँ बिल्कुल भैया, मैं नोट्स बनाती थी, फिर मैं अपने क्वेश्चंस भी लिख के जाती थी कि मुझे वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, और दिमाग में इस तरह सोच के जाती थी कि इस क्वेश्चन का शायद ऐसा जवाब आए, तो उस जवाब का मुझे क्या जवाब देना है वो भी मैं घर से तैयार करके लेके जाती थी वहाँ पे। तो वो इंक्वायरी हुई, आपने ये प्रूव करने में आप कामयाब रही कि हॉस्पिटल की गलती थी। हाँ। और इसमें आप जीती भी मेरे ख्याल हाँ से। भैया, जीती कि आपने कि हम हॉस्पिटल ने मान लिया कि हाँ उनकी गलती थी। हाँ। उन्होंने झूठ बोला था आपसे कि हमारे पास वेंटिलेटर भी है, हमारे पास ICU भी, जो कि उनके पास नहीं था। भैया जब से ये मेडिकल नेग्लिजेंस की इंक्वायरी वहाँ पे मैं बताऊँ फरीदाबाद में किसी ने RTI लगा के पूछा था कि अभी तक कभी कोई हॉस्पिटल गिल्टी हुआ कि नहीं, तो 89 केसेस में कभी भी कोई भी गिल्टी नहीं पाया गया हॉस्पिटल। 90वां केस मेरा था जिसमें हॉस्पिटल गिल्टी पाया गया। तो आपको जब लोग मना कर रहे थे कि आप ये मत करो, आपको हार जाओगी, आप बेकार की मुसीबत, अपने बच्चों पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, खर्च होंगे और कुछ मिलना नहीं है आपको, तो भी आपके मन में जिद मतलब। हाँ, जिद थी और गुस्सा भी था। गुस्सा था आपके मन में? मतलब वो गुस्सा था, गुस्से ने शायद मेरे को ताकत दी कि तुमको अभी लड़ना है, अभी तुमको बैठना नहीं है। तो उस लड़ाई में आप एक स्टेज को पार कर चुके हैं, आपने हॉस्पिटल को दोषी करार करवा दिया है। हाँ। अभी आपकी लड़ाई किस मोड़ पर है? तो भैया अभी FIR लिखी गई, चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन फिर वही कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम होता है। वो तो एक अलग बात है, वो तो लंबा समय जो कानून का हमारे देश में जो हाल है। हाँ। तो उसमें जो लगना है समय लगेगा, पर आपको लगता है कि आप ये जंग जीत जाएंगी? हाँ बिल्कुल, पूरा विश्वास है भैया। मतलब मैं इतनी डेस्परेट हूँ कि अब जब मामला कोर्ट में चला गया तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा लॉ का पेच फंसे और
कुछ गड़बड़ हो जाए इसलिए मैं खुद लॉ कर रही हूँ। आप लोगों की पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ भैया, अब मैंने ये सोचा है कि अब मेरा केस लगेगा तो मैं खुद ही काला कोट पहन के वहाँ पे जाऊंगी। अभी कौन से सेमेस्टर में हैं आप? मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही है, लेकिन मैं लगातार मतलब मैं भी law की मेडिकल पढ़ाई कर रहा हूँ, आपका भाई भी कर रहा है लॉ की हाँ पढ़ाई। भैया, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। अच्छा, मैं थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई हाँ। कर रहा हूँ और मुझे लगता है कानून की पढ़ाई सबको करनी हाँ, चाहिए। लीगल अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। स्कूलों में इसको एक एसेंशियल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो बहुत सतही तौर पर पढ़ाया जाता है, बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते तो हैं। आपके मन में है ये बात कि अब जो होगा काला कोट पहनकर आप खुद खड़ी होंगी हाँ, और मैं अपनी खुद खड़ी जंग हूँ। लड़ेंगी। हाँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अगर आप इस बात पर यकीन करें कि आप जीत सकते हैं तो आपको प्रतिभा मिश्रा से मिलना चाहिए दिल्ली में आकर और उनसे पूछना चाहिए उनके संघर्ष की कहानी को कि उम्र के इस पड़ाव पर जबकि उन्हें घर परिवार यार दोस्त मित्र सभी ने डीमोटिवेट किया था कि अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तब भी इन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए हम संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। जी भैया। और इनके संघर्ष का जो मोटिव था, जो मकसद है, वो सिर्फ ये है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यही तो है ना आपकी तमन्ना? हाँ भैया, बिल्कुल। मैं मतलब उनके जाने के बाद सिर्फ 3 उद्देश्य लेके चली थी। एक तो मुझे न्याय पाना है, दूसरा बच्चों को सेटल करना है, तीसरा उनको जो सम्मान के हकदार थे उनको वो सम्मान दिलाना है। तो उसके लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मैंने मतलब पहले तो शुरू में काफ़ी सिर्फ वही ईमेल देना, ईमेल लेना, फिर मुझे लगा शायद ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर मैंने कोर्ट में रिट डाली। फाइनली भगवान की दया है कि भगवान मेरा साथ दे रहे हैं, वहाँ भी जीत गई। मिश्रा जी को कोविड वॉरियर का स्टेटस मिला, मुझे कंपनसेशन कोविड वॉरियर का वो मिला उनको हाँ स्टेटस। जी। बहुत पहले उसमें भी भैया, उसमें भी क्या मेरे को दिल्ली सबने यही सरकार- डिमोटिवेट दिल्ली किया। सरकार क्या कह रही थी? सब पहले तो सबने मेरे को यही डिमोटिवेट किया कि ये कोविड वॉरियर इंजीनियर्स नहीं होते, सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होते हैं। इंजीनियर का क्या काम है हॉस्पिटल में? इंजीनियर कैसे कोविड वॉरियर हो सकते हैं? जबकि आप इंजीनियर हैं, आप वो सिविल इंजीनियर थे तो एसेंशियल सर्विस में आती है सिविल इंजीनियरिंग। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल का सीवेज देख रहे हैं, आप पाइपलाइन देख रहे हैं, आप सबको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जितने जो मरीज हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, पानी सबका सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल रेगुलर तो जा रहे हैं। कोविड के मरीजों के लिए काम कर रहे थे। हाँ। तो आप उसमें भी जीत गई हैं। हाँ ये भैया। बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तालियां बनती हैं। मतलब मेरी तरफ से ताली है कैमरे के ऊपर ही, क्योंकि ये प्रयासरत रहना, कोशिश करना कि उनका सम्मान उनको मिले, कोविड वॉरियर घोषित किए जाए, तो वो आप जीत चुकी हैं। हाँ जी। मेडिकल नेग्लिजेंस की बात आप जीत चुकी हैं। जी। और अगली लड़ाई जो है आपकी दूध का दूध और पानी का पानी करवाना है, जो वो कोर्ट भी आप में। करेंगे। तो आपको न्याय व्यवस्था में आपको ये यकीन है कि अगर आप खुद खड़ी होंगी तो न्याय पर आपको मतलब? हाँ भैया, पूरा बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास है। अगर लोअर कोर्ट से नहीं भी मिला तो फाइनली मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े लोग जो होते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, आपका क्या कहना है इस पर? भैया औरों का नहीं पता, लेकिन मैंने तो जिद कर रखी कि मुझे तो न्याय पाना है हर हाल में। बहुत, लेकिन संघर्ष लंबा है आपका। हाँ भैया, बिल्कुल। मैं मान के चली हूँ कि 15-20 साल है। बल्कि मैं बच्चों को ये भी कहती हूँ कि अगर मेरे जीते जी न्याय नहीं मिला तो बच्चे तुम लोग को भी न्याय लेना है, न्याय तो लेके रखना है। ये जीवन का मकसद है आपका कि हाँ, न्याय पाना है, न्याय पाना ताकि है। न्याय पर लोगों का भरोसा बना रहे, न्याय पर लोगों की आस्था बनी रहे। अभी आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा बड़ा बेटा बीटेक कर रहा है, छोटा बेटा 12th में पढ़ता है। तो अब आपका जो संघर्ष है वो मतलब आपके जीवन का एक मकसद है, मिश्रा जी को न्याय मिलना और सच को सामने लाना, ये है। तो ये आपकी मुलाकात मैंने प्रतिभा जी से आज स्पेशली इसलिए कराई। और मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू में कुछ भी संपादित नहीं है, बिल्कुल अनएडिटेड वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब जैसा इंटरव्यू हुआ है, जो इंटरव्यू हुआ है, बिल्कुल जस का तस। कितना लंबा है, कितना छोटा है, मुझे ये भी नहीं पता है। हमारी जो बातचीत हुई है वो जस का तस आपके सामने आएगा, ताकि आप देख सकें कि एक गृहस्थ की महिला, घरेलू महिला जब इस बात पर उतर आती है कि वो समाज का मुकाबला करेगी तो कैसे वो सती से काली का रूप धारण कर लेती है। हमारी बहन इस रूप में हमारे सामने। बहन, ये तो बहुत सारी बातें हुई, ज़िंदगी के कुछ खुशी के पलों को आप शेयर करना चाहेंगे अपने लोगों के साथ? भैया, ये खुशी और गम का ना सिस्टम ऐसा होता है कि आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ मिलती रहती हैं और आप उनको भूलते चले जाते हैं, लेकिन एक गम आ जाता है ना, वो आपके साथ चिपक जाता है, आप उसको छोड़ नहीं पाते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने कि एक गम जो है वो सारी खुशियों के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो चिपक जाता है। पर दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रो करके ज़िंदगी गुजार लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इस संघर्ष का मुकाबला करेंगे। अभी ये इंटरव्यू यहीं तक आपको दिखला रहा हूँ, मौका मिलेगा तो एक बार फिर अपनी बहन का पूरा इंटरव्यू आपके सामने लाऊंगा, जिनसे हमारी मुलाकात सोशल साइट पर हुई थी। हमारा रिश्ता बना था भाई और बहन का, और वो मान हम एक दूसरे का रखते हैं
और उसी मान के तहत आज मैं आपके सामने प्रतिभा मिश्रा बहन को लेकर आया हूँ। जब इन्होंने मुझे पहली बार फ़ोन किया था तो मुझे ठीक से मालूम भी नहीं था कि कौन प्रतिभा मिश्रा हैं, पर इन्होंने जिस हक़ से मुझसे कहा था भैया मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको पढ़ती हूँ, मैं आपकी कहानियाँ सुनती हूँ, तो मुझे लगा था कि नहीं, सचमुच हमारी कोई बहन कहीं है जो मुझे बहुत दूर से आवाज़ दे रही है। बहुत अच्छा लगा बहन, आप खूब खुश रहें, खूब आपकी ज़िंदगी में न्याय मिले आपको, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, और यही दुआ करता हूँ। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी ओर से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत लोगों की जान पहचान वालों के ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ती है, हम लोग उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना करें कि उनको टाइम दें और उनको सुन लें। अवसाद से जाने से उनको बचाना है तो बस आपको इतना ही करना है कि आपके जान पहचान में कोई ऐसी मुसीबत में है तो आप उनको टाइम दें, और वो जो भी बोल रहा है भले वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी आप एक बार शांति से उनको सुन लें तो उनको लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। ये बात है, ये संदेश है कि जब भी आपको लगे कोई आपको आवाज़ दे रहा है तो आप उसके लिए एक बार ज़रूर खड़े हों। और उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को सुनकर, देखकर बहुत कुछ समझे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। जो पूरी बातचीत का मर्म है वो आप तक पहुंच चुका होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, नमस्ते।